ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल में ईरान का बड़ा हमला, तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने हमले तेज करने की धमकी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया है और ईरान ने हमले तेज करने की धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल में ईरान ने बड़ा हमला किया है और तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया है। ताबड़तोड़ हमले, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ईरान ने हमले और तेज करने की धमकी पहले भी दी थी, आने वाले दिनों में हमले तेज करने की धमकी दी थी और अब जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं उस बीच ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान ने हमले तेज करने की अब धमकी दी है और आने वाले दिनों में हमले और तेज करने की पहले भी धमकी दे चुका है ईरान। और अब जिस तरीके से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है ईरान, वो ताबड़तोड़ हमले हैं। इससे पहले यरूशलेम में भी सायरन बजे क्योंकि वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। और मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बड़ी खबर मैं अभी पढ़ रही थी कि ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ये बात कहता है, ट्रंप ये बात कहते हैं कि जो ईरान है वो बातचीत करना चाहता है, डायलॉग के ज़रिए इस युद्ध को विराम देना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान अब ताबड़तोड़ पलटवार करते हुए हमले भी कर रहा है। जी सदा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि अगर मैं इसको शुरुआत में ले जाऊं कि ये हमला जो शुरुआत युद्ध की थी इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया था, इसको जहां तक मेरा एनालिसिस है वो ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग की थी 7 दिसंबर 1941 में, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था हवाई के अंदर अमेरिकन अमेरिकन बेस का। तो अमेरिका ने 1945 में में हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग कर दी जापान के अंदर। अगर वो चाहते तो वो टोक्यो के अंदर भी निशाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने टोक्यो नहीं बनाया क्योंकि टोक्यो में राजधानी में कोई तो चाहिए संपर्क करने के लिए, बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, ताकि गुफ्तगू कर लें, बेसिकली डायलॉग के लिए। लेकिन इसलिए उन्होंने बनाया नहीं निशाना। यहाँ पे युद्ध के पहले दिन ही 7 इनके लीडर, ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी इनने, राइट फ्रॉम सुप्रीमो टू डिफेंस मिनिस्टर टू कमांडर इन चीफ ऑफ आईआरजीसी। अमेरिका ये बेवकूफी करता, अगर ये अमेरिका नहीं करता, अमेरिका की तरफ से तो होता तो जैसे स्ट्रेटेजी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे की थी, ये इजराइल की तरफ से हुआ था अमेरिका को साथ लेते हुए, अमेरिका को प्रेशराइज होते हुए। अमेरिका कहती है वो प्रेशराइज हुई क्योंकि प्रिंस सलमान सऊदी अरेबिया से काफी टाइम से कह रहा है कि ईरान पे हमला करो, ईरान पे हमला करो। हालांकि आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है कि चीन ने मदद भी कराई थी सऊदी अरेबिया की और ईरान की, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने हाथ मिला लिया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर सीक्रेट तरीके से ईरान एक तरीके से हवा हमले भी कर रहा है और वो बात करने को भी तैयार है, तो ये इसकी एग्जैक्ट कोई कंफर्मेशन पुष्टि हुई नहीं है अब तक कि भाई ईरान सच में, क्योंकि डायलॉग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि डायलॉग तो शुरू हो गया था फरवरी पहले सप्ताह में, जब अमेरिका और ईरान मिले थे और उन्होंने बोला कि अच्छी शुरुआत हुई है, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, तो और बढ़ाना चाहिए आगे। लेकिन बात ही हो रही थी, इतने में हमला हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान बात कर रहा था अमेरिका से और हमला हो गया, ईरान बात कर रहा था अमेरिका से और इजराइल ने हमला कर दिया, ज्वाइंट ऑपरेशन विद अमेरिका। ये मैंने लॉजिक आपको वर्ल्ड वॉर टू का दे चुका हूं कि अमेरिका ऐसा नहीं करती, जहां तक मैं समझता हूं। तो अब एक और बात है, इस पे भी आते हैं। आपने एक और बड़ी अहम बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान को अफेक्ट भी करती है एक तरीके से, कि इनके नौसेना का इनका जहाज आया था यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू करने के लिए विशाखापट्टनम ईरान से, जिसको अमेरिकन सबमरीन ने डुबाया था। 80 नेवल फ्लीट में इसने परफॉर्म किया था 360 डिग्री मिशन पूरे दुनिया के अराउंड, और एक मिशन था इसी जहाज ने। और फरवरी 2026 में ये डेना, ये IRS है, ये ईरान की शिप है, डेना ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम के अंदर। इस फ्लीट रिव्यू में 18 फरवरी को ये फ्लीट रिव्यू हुआ था और ये शिप को डॉक किया था इंडियन पोर्ट में 20 फरवरी को, जब उसके कमांडर ऑफ द ईरानियन नेवी कोमोडोर श्याराम ईरानी ने की मुलाकात भी हुई थी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एडमिरल त्रिपाठी से, एडमिरल नरेश कुमार त्रिपाठी, बड़े अच्छे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, अव्वल दर्जे के। और फिर ईरान की नेवी ने के चीफ ने का विजिट भी था, वो
तीन इवेंट्स पे। लेकिन देखिए क्या हुआ इस फ्लीट रिव्यू के टाइम पे, ये तीन उस पर था कि एक तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इंडियन ओशन नेवल सिम्फोनियम और एक्सरसाइज मिलान 2026 का। अब 4 मार्च को यानी कि कल क्या होता है, एक डिस्ट्रेस कॉल आती है इस जहाज से, जाके 40 नॉटिकल माइल्स यानी कि 74 किलोमीटर्स कोस्ट फ्रॉम गैले, श्रीलंकन कोस्ट है ये गैले वहां पे। और ये डिस्ट्रेस कॉल थी, जैसे कि हमने डिस्ट्रेस कॉल, जैसे कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो एक डिस्ट्रेस कॉल बनाई गई थी ना, वैसे ही इस जहाज की एक डिस्ट्रेस कॉल आती है। और ये सिंक जब जब श्रीलंका नेवी हरकत पे तो आई थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अब 40 नॉटिकल माइल यानी कि 74 किलोमीटर जब तक आप कार्रवाई शुरू करोगे, तब तक ये जहाज डूबना शुरू कर देगा धीरे धीरे करके। और इसने रेस्क्यू भी किया, और इस श्रीलंका नेवी ने रेस्क्यू किया 32, जैसे आपने बताया 32 रेस्क्यू सेलर्स इसमें बचाए। और करपतिया हॉस्पिटल है श्रीलंका के अंदर, वहां पर इनका इलाज चल रहा था। और 140 क्रू मेंबर इसमें रिपोर्टेडली मिसिंग हुए, 78 इंजर्ड हुए। अब मिसिंग पे क्या समझेंगे हम, मिसिंग यानी कि फिर डूब ही गए होंगे, और कहां पे मिसिंग होंगे फिर यूनाइटेड ऑफिशियल का कंफर्मेशन आया अमेरिका की तरफ से कि 4 मार्च को ही, उसी दिन कि उन्होंने कि डिना को उन्होंने एक सबमरीन से डुबाया था, जो कि मार्क 48 टॉर्पीडो इस्तेमाल किया था, एक सिंगल मार्क 48 टॉर्पीडो। और ये जैसे कि मैं आपको ये एमिनेशन होते हैं जैसे कि सबमरीन होती हैं उनका, फिर इसका मतलब ये तीसरी शिप थी जो सबमरीन के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आईएनएस खुखरी के बाद जो ये डुबाई गई थी। और इसमें लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी हुई, नहीं, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, अगर क्योंकि वो आई तो थी हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन जब वॉर डिक्लेयर होता है तो इंटरनेशनल वाटर्स पे आप कानूनी तौर पे जेनेवा कन्वेंशंस के तहत आप हमला कर सकते हो, अलाउड होता है। लेकिन अगर सबमरीन स्पॉट हो गई किसी आसमान में जहाज से, मालूम पड़ गया सबमरीन यहां पर है, तो सबमरीन को कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है सबमरीन के पास। अगर सबमरीन डिटेक्ट हो गई कहीं पे तो हो गई बस, इसीलिए वो अंडर वाटर जाती है सबमरीन बच के। एंड देखिए जो इसको शी कहते हैं, इसको एक फेमिनाइन वर्जन दे रखा है शिप्स को शी, और जो बॉय होता है उसको वो मेल वर्जन, तो बॉय और सी, मैं लाइटर साइड में कह रहा हूं आपको, शी और बॉय और शिप का सी। अब देखिए ये श्रीलंका के समुद्र के तट के वहां पर ये डूबी है ये, और नेवी में डिप्लोमेसी बहुत सिखाई जाती है। सर अल्फ्रेड थे, महान थे, इन्होंने कहा था, एक अमेरिकन नेवल स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो समुद्र पे राज करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा अल्टीमेटली। लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर था वहां पर ये बताया गया था कि एडमिरल हेरोल्ड बारबरोसा ने ये एम्परर सोलोमन को बताया था कि जो समुद्र पे राज करेगा वो जमीन पे राज करेगा। सर रैली ने भी यही कही थी ये बात, क्योंकि समुद्र तट पे हम देखते हैं कि पूरे दुनिया भर का बिल्कुल, जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं और फिल्म्स के ज़रिए जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब ये बात मैंने ज़रूर देखी है कि जो आपने बात कही कि जो समुद्र पर राज करेगा वही भूमि पर भी राज करेगा, ये बात देखते हुए हम आ रहे हैं और इतिहास में देखते हुए भी आ रहे हैं। क्या कयास अब लगाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ईरान ने पेशकश की, बातचीत की, ऐसा अमेरिका का कहना है कि देर रात ये पेशकश की है। इससे पहले ट्रंप ने भी कही थी ये बात, और ट्रंप ने कहा था कि अब वो समय निकल चुका है। क्या ईरान को अब घुटने टेकने होंगे, बातचीत पर आना होगा और वही इसके लिए सही होगा, या फिर जिस तरीके से इजराइल में वो अब हमले भी देख रहे हैं कि तेज़ कर रहा है, वो चीज़ ज़्यादा सही होगी ईरान के लिए? श्रद्धा जी, आपने बड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछा है। देखिए जब कोई युद्ध होता है ना, तो सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का। बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, झूठ बहुत दोनों तरफ से फैलाए जाते हैं। यहाँ पे अमेरिका, ईरान, इसराइल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर युद्ध में सबसे बड़ा ये ऑप्शन दूर में आपने देखा कि काफी मिस इन्फॉर्मेशन जा रही थी दोनों तरफ से, हर जगह पे होता है ये। और ये रूस यूक्रेन की जंग में हर जगह पे मिस इन्फॉर्मेशन होती है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है, मेरी तरफ से तो मैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत जीरो मानता हूँ, क्योंकि ऑफ सिंदूर के टाइम पे भी वो कूद पड़े थे कि भाई मैंने मदद कराई, मैंने जंग रुकवाए, मैंने 8 जंग रुकवाए हैं 7 महीने में, और अब तक किसी नोबेल प्राइज के लिए स्वीकार नहीं किया, किसी ने सोचा ही नहीं। मैं मानता हूँ ईरान एक बहुत छोटा मुल्क है, उसके पास सैन्य दमखम नहीं है, ताकत नहीं है कि इसराइल और अमेरिका को का मुकाबला करने की, लड़ने की। लेकिन
ईरान मुझे लगता नहीं कि वो घुटने टेकेगा। अगर घुटने टेकने होते तो वो बहुत पहले टेक चुका होता। हम्म। ईरान के अंदर जो इनका ट्रेडिशन रहा है मार्टरडम का, एक एक कुर्बानी, एक शहादत प्राप्त करने का। तो जैसे कि आप अगर इमाम अली की बात करें या आप बैटल ऑफ करबला की बात करें, जो शिया मुसलमान होते हैं वो एकदम कट्टर, वो हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो। मुझे मुझे मेरी तरफ से लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो क्लेम है। तो ईरान हम्म। की तरफ से तो कोई अगर ऐसा होता तो ईरान खुल के सामने आता, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर ईरान ने ऐसा बोला होता कि चलो हम मदद करते हैं, हम घुटने के बाद आ गए, तो ईरान ये हमला नहीं करता अभी जो हमले करे हैं उसने। हाँ वो हाँ। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से मैं देख रहा हूं अमेरिका की तरफ से फैलाई जा रही है। ये मैं लॉजिकली बात बता दी। और मैंने लॉजिकली ये भी समझाया कि जब ईरान की लीडरशिप को खत्म किया, ये आइडिया होगा इसराइल का। अमेरिका इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता कि वो पहले दिन ही आके लीडरशिप का खात्मा कर दे। उससे ऑब्जेक्टिव मिला नहीं मिला, बल्कि ईरान के मंसूबे, ईरान का जो डिटर्मिनेशन था, जोश जुनून जज्बा और हौस और मजबूत हो गया। अब जो मुश्तबा साहब जो नए सुप्रीमो आए वहां पे उनकी बात चली, इनके तो फादर मदर दोनों का खात्मा हो गया। भाई आयतुल्लाह khomeini की ग्रैंड डॉटर जो है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई, वो मेरे ख्याल से 14 महीने की थी, तो 14 महीने की ग्रैंड डॉटर आई डोंट नो। तो उनका जो वहां पे कई मासूमों का खात्मा हुआ है। छह हम्म। सैनिक मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं बेकसूर। हमारे बिल्कुल। दो बताया वो शहादत प्राप्त कर चुके हैं। इसके अंदर बहुत ही मतलब बहुत ही दिल रो रहा है कि देखकर। तो अगर अमेरिका चाहती तो पहले ही वो उनके सुप्रीमो को या उनके लीडरशिप को असैसिनेट कर सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या ईरान मेज पे आएगा? बातचीत ऑलरेडी आ चुका था ईरान। मेरे ख्याल से अब ईरान भी नहीं मानेगा। अब ये तो नहीं, होता ही है। मेज पर वो तो बातचीत ही चल रही थी जिस बीच ये हमला हुआ है। वो अब अमेरिका ने ये बयान दिया कि वो बातचीत जो थी वो विफल थी, हम पर ईरान अटैक कर देता, इसलिए हमने ये फैसला लिया। अब तो अमेरिका जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को, शायद क्योंकि इस तरह की बातें करके। एक सवाल मेरे मन में आया है, मुझे नहीं पता कि वो इससे जुड़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे पहले वही खबर जो थी पूरी दुनिया में चल रही थी। सर मैं आऊँगी उस सवाल पर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दूँ। ईरान में इसराइल के हमले लगातार जारी हैं। ईरान के इस्फहान में इसराइल का हमला, ईरान के मेल में सिस्टम लॉन्चर पर यह हमला किया है, माइल सिस्टम लॉन्चर पर यह हमला किया है। तो ईरान के माइल सिस्टम लॉन्चर पर यह बड़ा हमला, ईरान के इस्फहान में इसराइल का हमला। एक तरफ जहां ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, यरूशलेम में सायरन्स बज रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, लेकिन वहीं इसराइल रुक नहीं रहा है। इसराइल लगातार हमले कर रहा है। तेहरान तो दहल ही रहा है, और भी कई इलाके हैं। अब इस्फहान की खबर है। और ईरान के माइल सिस्टम लॉन्चर पर बड़ा हमला, माइल सिस्टम लॉन्चर पर। तो ये जो तस्वीर अब ईरान और इजराइल की निकल कर आ रही है, उसमें तो बड़े धमाके, यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि अब तक जब तक ये धमाके नहीं हुए थे, हमले नहीं हुए थे, तो पूरी दुनिया में एक फाइल की चर्चा थी, वो थी एप्स्टीन फाइल। और उस फाइल में ट्रंप वीडियोस जो जारी किए गए थे दिखे थे उसमें। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई कनेक्शन है इस वक्त बातचीत के बीच इन हमलों का और एप्स्टीन फाइल का? क्योंकि अब जो है देखिए पूरा फोकस इस जंग पे आ चुका है हर किसी का। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन फाइल। तो क्या कोई कनेक्शन है? मतलब मैं कोई सही कनेक्शन जोड़ पा रही हूं, या फिर ये सिर्फ मेरे ही मन में ये सवाल आया है कि इस दोनों का कोई कनेक्शन नहीं? केवल आपके ही मन में सवाल ये नहीं आया है, ये बहुतों के मन में आया है। और ये मैं रियली आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय जिस तरीके का आप आकलन बताती हैं आप, और जिस तरीके से आप ठहराव के साथ आप देखिए एप्स्टीन फाइल्स का डोनाल्ड ट्रंप साहब का कई बार कई मर्तबा जिक्र हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पे घबराए हुए हैं। ये बिल्कुल ये आपके ही मन में नहीं आया है सवाल, ये बहुत से बड़े बड़े एनालिस्ट के माइंड में भी आया है कि एब्सेंट फाइल्स की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भाई दुनिया में कितने, एक नहीं दो नहीं, कितने युद्ध शुरू करवा दिए हैं वहां पे, वहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि नेतन्याहू के पास कुछ तो है डोनाल्ड ट्रंप के साहब के खिलाफ, क्योंकि इसराइल जो बोलेगा जैसा बोलेगा अमेरिका करेगी। इसराइल एक कांटा है वहां पर गल्फ में बाकी मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्रों के लिए। तो
वो उनको रास नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल एप्सन फाइल का इसमें कनेक्शन है, इसमें तो मैं बिल्कुल देख रहा हूं। अब देखिए, क्योंकि बातचीत गुफ्तगू शुरू हो गई थी यहाँ पर, हम्म। बातचीत अब अब ईरान ही नहीं मान रहा है बल्कि, और ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान बातचीत करने को तैयार है। ऐसे तो मतलब हम हो ये नहीं कह सकता। सकते हैं कि ट्रंप तो खैर बेतुके बयान देते हैं, वो बहुत अजीबोगरीब बयान देते हैं, लेकिन ट्रंप के मन में एक डर है और इसीलिए उस पूरे मुद्दे से फोकस हटाने के लिए इस तरीके से ये हमला। और अब हर कोई वॉर के बारे में ही चर्चा कर रहा है। एप्स्टीन फाइल तो मुझे लगता है फिर से वो फाइल ठंडे बस्ते में ही चली गई, मतलब कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपका बिल्कुल सही अंदाजा, 100%। ये एप्सन फाइल्स में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम इतने बार आया है। अब आप ये देखिए, अमेरिका की सबमरीन इतने दूर दराज, ब्लू वाटर नेवी है अमेरिका की, ब्लू वाटर नेवी और ब्राउन वाटर नेवी में फर्क है। देखिए, तो ब्लू वाटर, हिंदुस्तान की ब्लू वाटर नेवी है क्या? अभी फिलहाल तो नहीं है ब्लू वाटर नेवी, हम ब्राउन वाटर नेवी भी नहीं है। हम फर्क क्या है आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल। नाम ही बताता है कि ब्लू वाटर नेवी जो दूर जाती है अपने हम्म। समुद्री इलाके से बाहर, और ब्राउन वाटर नेवी अपने समुद्र इलाके में रहती है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनकी ब्राउन वाटर नेवी है। अब आप बताइए, अगर ये बात जैसे आपने बताया कि एप्सिन फाइल्स पे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने दूर अमेरिका से हिंदुस्तान की तरफ को, श्रीलंका की तरफ को अपना सबमरीन वहां पर, जिसका खतरा होता है अगर डिटेक्ट हो गया, तो आपको बताया मैंने, डिटेक्ट हो गया तो उसको कोई बचा ही नहीं सकता है। सबमरीन का ये है, ये अब तक टेक्नोलॉजी ऐसी हुई नहीं है कि अगर कोई जहाज ने देख लिया अपने आप को बचा सके, उसका बचाव नहीं है सबमरीन का। इतना बड़ा जोखिम, इतनी बड़ी रिस्क लेकर आज के यहाँ पर नहीं करते वो। तो जाहिर सी बात है, इससे ये साबित हो गया। और जो जहाज उसका डूबा है, मेरे को बहुत उसका पर्सनल दुख है, क्योंकि वो आकर हिंदुस्तान में, बताइए, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में और 3 रिव्यू में वो पार्ट लिया था। इसका मैं, अगर आप इजाजत दें तो एक बार मैं बताऊंगा कि वो, उसको अगर हम तुलना करें उसके प्रीवियस सेम क्लास फ्रिगेट से, तो उसका नंबर ऑफ मिसाइल जो कैरी करता था वो सिग्निफिकेंट है। क्योंकि ईरानियन नेवी कमांडर हैं हुसैन खानजादी, जिन्होंने स्टेट किया था ये बात। और जो पहली मर्तबा ईरानियन नेवी में दिना को इक्विप किया था वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से, वीएलएस जिसको कहते हैं, वीएलएस वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम। और जो फायर कंट्रोल सिस्टम है दिना का, वो थियोरेटिकली केपेबल है इंटरसेप्शन 40 टारगेट उसको क्लैश करने के, 5 टारगेट साइमल्टेनियसली, यानी कि 40 टारगेट और 5 टारगेट एक साथ में वो केपेबल है, उसको इंटरसेप्ट कर लेगा वो। और डिराक को इक्विप किया है सरफेस टू एयर एंटी शिप मिसाइल के साथ, जो कंसिस्ट करता है 4 कादिर एंटी शिप मिसाइल, जो कि 76 किलोमीटर फजर, जो कि 27 नेवल गन होती है, और 40 फतह होती है, और 40 कैनन होती है, 220 ओरेलिकन, और 12.7 हैवी मशीन गन्स, और 2533 वॉलजफर ट्रिपल टॉर्पेडो लॉन्चर होते हैं। ये इतने टेक्निकल भाषा शायद समझ ना पाए, तो अगर मैं लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं इसी बात को, नेवी की जो हमारी मिलिट्री की भाषा है, कि इसमें इतनी टेक्नोलॉजी है कि एक असल रेडार उस पर इंस्टॉल होता है। रेडार सब समझते हैं, वो 360 डिग्री कवर करता है, और उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर, यानी कि 190 माइल की है। हमें 2022-2023 के अंदर भी देना ने IRIS मकरन और की 86 जो फ्लीट परफॉर्म किया था, जहाँ पे 360 डिग्री का मैंने आपको बताया उसके बारे में। तो ये इसकी जो काबिलियत है ये बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका इस जहाज के पीछे ऑल द वे सबमरीन भेजी अमेरिका ने, जो जायज है एक तरीके से। जिनेवा का ऐसा नहीं है कि उन्होंने उल्लंघन किया है। और देखिए, मैं आपको एक और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। किसी घर आप गए दावत पे, ठीक है, रात जी। को, तो जब दावत हो गई तो आप, वो कहते हैं, होस्ट कहते हैं, भाई जब हम घर पहुंच जाओ, एक मैसेज ड्रॉप कर देना मेरे को, बिल्कुल। आप खैरियत से पहुंच गए हो वापस, है ना। और वैसे ही ईरान की तरफ से जहाज आया, हिंदुस्तान में रहा, जा रहा था हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के समुद्री तट को छोड़ चुका था। ये हमला वहां पर हुआ है। अगर हिंदुस्तान के क्षेत्र में होता, हमारे समुद्री इलाके में होता, तो हाँ, तब तक सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी थी। क्योंकि ट्विटर पे मैंने कई बयान देखे, बहुत लोग इसकी निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी इसकी रक्षा करने की। हमारी एक्चुअली मॉरली तौर पे, जब तक वो हमारे इलाके में है, बिल्कुल बनती है 100%। लेकिन वो हमारे इलाके में था ही नहीं, वो था श्रीलंका के इलाके में, और उन्हें डिस्ट्रेस कॉल दी। और नेवी एक ऐसी फोर्स है, एयरफोर्स और आर्मी डिप्लोमेसी में यकीन नहीं रखती है। नेवी एक ऐसी फोर्स है जो यकीन रखती है
हम लोग हमारे अच्छे रिश्ते हैं सीशेल से, ओमान से, इंडोनेशिया से, जहाँ पे ब्लू वाटर नेवी ताकि रेस्टोरेंट रिकूप कर पाए। अमेरिका ने, आप सोचिए, इतने दूर दराज इलाके वहां पे जहाज भेजा है, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं इस बात को समझ रही हूँ। ख़ैर अगर हम एक्स की बात करें, मतलब ट्विटर की बात करें, तो वहाँ पर तो ख़ैर कमेंट्स, लेकिन फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये चर्चा भी कर रहे हैं कि चीज़ों को डीपली समझा जा सके, फैक्ट्स के साथ समझा जा सके और सही बात जो है वो डिलीवर हो सके।